हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी की रियल में एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। वी ऑल नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को एज ए मैन ऑक्यूपेशन जो है वो अडोप्ट कर रखा है। तो इस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक में एटलीस्ट एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एग्रीकल्चर जो है वो मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। एटलीस्ट अगर इसका एक एस्टिमेशन लगाए तो 60% टू 65% पॉपुलेशन जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, उन्होंने एग्रीकल्चर को एज ए मेन ऑक्यूपेशन जो है वो अडेप्ट कर रखा है। तो ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बेस है कि एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे सीजनल हो कहीं ना कहीं वो अंगेज तो है एग्रीकल्चर में। तो एक एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर रहा है। हम एग्रीकल्चर कर करके भी मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्च कर रहे हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर से भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। उसको प्रोड्यूस करना ही नहीं, उसको मार्केट तक ला करके सेल करना और वापस पब्लिक तक पहुंचाना, उसमें जो है वो कहीं लाखों लोग जो है उसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये कि हमारी कंट्री में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ कंजम्पशन कि हमारे जो कंजम्पशन का बेस्ड है इट इज़ टोटली रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर्स कि हम जितनी भी कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही निकल करके आती है। चाहे आपका ईटिंग सिस्टम हो, चाहे ड्रिंकिंग सिस्टम हो, चाहे आपका वियरिंग सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंजम्पशन का बेस है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। कि आप रोटी खा रहे हो तो गेहूँ वहाँ से आ रहा है, आप चाय पी रहे हो तो चाय से जो दूध है वो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री से तो आ रहा है, बट वो लोग भी क्या खा रहे हैं, कहीं ना कहीं चारा जो है फूडर जो है उनका वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो हम जो भी कुछ कंज्यूम कर लेते हैं मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक उन सब में जो है कंजम्पशन में हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत हाई होता है। हम तभी कुछ कंज्यूम कर पाएंगे जब एग्रीकल्चर की कंडीशन कंट्री में बेटर है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, ग्रीन प्लांटेशन होते हैं और ग्रीन प्लांटेशन से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो जो CO2 की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है जो ये जहरीली गैसों का जो रेशियो है एटलीस्ट उसको रिड्यूस कर रहा है। प्लांट्स से ऑक्सीजन निकलने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट जो ऐसा माना जाता है कि पॉल्यूट होने से बच रहा है। तो ये एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैक्सिमम क्वांटिटी में। यहाँ से जब ऑक्सीजन जो होती है वो जनरेट होकर के निकलती है। उसके बाद रिड्यूस पॉवर्टी कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इसमें भी है कि इससे पॉवर्टी रिड्यूस होती है। कि मैक्सिमम पॉवर्टी जो है वो रूरल एरिया में होती है। रूरल एरिया में पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं है। तो एग्रीकल्चर करने से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और एम्प्लॉयमेंट मिलने से पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर जो है वो इनडायरेक्ट वे में पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, रूरल एरिया की अर्निंग सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है और खेती करने से उनकी कुछ ना कुछ जो है इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम की एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी नेशनल इनकम में भी है। कि इसका जो है नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ 28% के आसपास जो है 28 to 30% का कंट्रीब्यूशन है इसका नेशनल इनकम में। तो हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में 28% जो योगदान है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर है तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट हाई हो रही है तो उस ग्रोथ रेट को जो है वो फॉरवर्ड पुश करने में एग्रीकल्चर का रोल पावरफुल होता है। जिस साल आप देखो मानसून बेटर होता है, क्रॉप्स अच्छी आती है, हमारी ग्रोथ रेट हाई हो जाती है। क्योंकि सभी प्रकार की जो कमोडिटीज़ होती है उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो हाई अमाउंट में हो रहा है। हाई अमाउंट में हो रहा है तो हमें उनको कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको सेल कर करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होएगी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर की कंडीशन भी पॉजिटिव और अच्छी फसल होती है। उसके बाद है बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि जितनी मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है एटलीस्ट उनका बेस जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस जो है वो मटेरियल है। वो एज ए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और वो रॉ मटेरियल जो होता है वही बाद में इंडस्ट्री के थ्रू
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन ले लीजिए, थ्रेड इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है। आप शुगर कैन को ले लीजिए, तो शुगर कैन्स जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो शुगर इंडस्ट्री, गुड़ इंडस्ट्री जो है उसमें काम में आता है। आपकी जो पल्सेज है वो सब कहाँ से बनती है, जब आपके यहाँ मूंग, मोट, ग्राम ये होता है। तो जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी का मतलब सारी नहीं, बट मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है उनका जो बेस है वो एग्रीकल्चर है। वहाँ से जब जो प्रोडक्शन होगा वो एज ए रॉ मटेरियल वो कंज्यूम कर करके फिर वो इसको फिनिश गुड्स में जो है वो कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ से शुगर कैन से शुगर बनी, तो शुगर से फिर जो होगा आपका स्क्रैप वो गुड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉटन से कॉटन थ्रेड बना, कॉटन थ्रेड से फिर गारमेंट्स बनना स्टार्ट हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गया, कॉटन क्लॉथ से कॉटन गारमेंट्स हो गए। तो कितनी सारी इंडस्ट्री है, उनका बेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता रहता है। उसके बाद है मेंटेन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, कि ये फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में भी उसका पावरफुल रूल है। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है तो फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, वो वैरायटी ऑफ कमोडिटी का कंज्यूम करेगा, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी एजुकेशन लेना, वेल ट्रेंड होना, स्किल्ड होना, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना, तो ये वो सब कुछ कर सकता है। तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन होता है उसमें भी एग्रीकल्चर का पावरफुल रोल होता है। उसको वैरायटी ऑफ कमोडिटी जो है वो कंजम्पशन के लिए मिलती है, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर पाएगा। उसके बाद है हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल की प्रोटेक्शन करना। तो एग्रीकल्चर जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्पफुल होती है। कि सॉइल क्यों कंजर्व है, क्योंकि अब वो अपरूट नहीं हो पा रही है, अपनी जगह से उड़ के नहीं जा रही, तेज पानी उसको बहा करके नहीं ले जा सकता, हवा से वो नहीं उड़ सकती, क्योंकि प्लांट्स ने उसको स्ट्रांगली जो है फर्मली जो है वो उसके साथ पकड़ा हुआ है जड़ों पे प्लांट की। तो सॉइल कंजर्वेशन में हम एग्रीकल्चर को जो है वो पावरफुल मानते हैं। कभी कभी ये कंट्रोल कर लेता, आपके फ्लड को भी जो है वो इसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक और पॉइंट्स जो है इसका बन सकता है, इट इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल अवर फ्लड, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन आप समझ गए कि आपकी सॉइल को वहीं का वहीं मेंटेन रखता है, क्योंकि वो प्लांट के साथ बंधी हुई होने के कारण तेज़ आपके विंड आ गया, स्टॉर्म आ गया, वो हैवी रेनफॉल हो गया, वो कहीं वहाँ से नहीं जाएगी, क्रॉस द बाउंड्री वहीं आपके फील्ड में बनी रहेगी। उसके बाद है हेल्पफुल इन कैटल रियरिंग इंडस्ट्री, कैटी एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी पावरफुल है, क्योंकि फार्मर क्या करता है कि समटाइम्स तो वो एग्रीकल्चर में काम करता है, फिर जो उसका बचा हुआ समय होता है वो कैटल रियरिंग में वो कर सकता है। अब कैटल रियरिंग के लिए जो फूडर मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो एग्रीकल्चर से जो फूडर मिलेगा वो कैटल्स को प्रॉपर मिलता रहा, तो एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर जो बेस्ड है हमारे यहाँ, कैटल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री के लिए भी जो है वो पावरफुल सोर्सेज है, वहीं से इसका फूडर आने की वजह से ये जो है इंडस्ट्री डेवलप्ड हो पा रही है। उसके बाद है बेसिस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट वो भी इसी से जुड़ी हुई है कि अगर आपकी कंट्री में कैटल रियरिंग अच्छी है, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, तो डेयरी इंडस्ट्री जो है उसका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से कैटल रियरिंग और कैटल रियरिंग से डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी का मतलब होता है जितने भी आपके जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, पनीर है, चीज़ है, मक्खन है, घी है, जो भी कुछ हो सकता हो वो सब कुछ इससे होगा। तो डेयरी इंडस्ट्री का बेस भी किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर ही होता है। उसके बाद बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमिक का अगर बेस देखें तो भी एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि हमारी मेन पॉपुलेशन जो है वो इस पर डिपेंड है, और हमारा जो मैक्सिमम एरिया है वो इसमें अलॉटमेंट है। भारत गाँव का देश है और गाँव में खेती ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के इंडियन इकोनॉमिक का तो बेस ही एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बेटर हुआ तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, और अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं होती है, एग्रीकल्चर बेटर कंडीशन में नहीं होती है, तो हमारी इकोनॉमिक को बैकवर्ड पुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचर के थ्रू हमें जो फ्री रिसोर्सेज मिले हैं, फ्री रिसोर्सेज हमें नेचर के थ्रू क्या मिला है, वाटर फ्री मिलता है, सॉइल हमें फ्री मिलती है, एयर हमें फ्री मिल रही है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, कि जो रिसोर्सेज हमें फ्री में मिल रहे हैं एग्रीकल्चर उनको कंज्यूम करती है और उनको यूटिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये इनका बेटर यूटिलाइजेशन करने के बाद एक अच्छा सा प्रोडक्ट प्रिपेयर कर करके देती है, जो हमारे कंजम्पशन का बेस होता है और इतनी पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी,
अब अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत रैपिड रेट से जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, प्रोडक्शन हाई लेवल का, आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की डिमांड हाई होगी तो क्या किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट होगा। रैपिड रेट से जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कंट्री में, उनका जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो द बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एग्रीकल्चर बेटर है तो कम्युनिकेट भी करेगा, फार्मर को प्राइस वगैरह पूछना है, कहीं कुछ पूछना है तो ये मंडी से भाव के बारे में जानकारी लेनी है और सेल के बारे में लेनी है, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेनी है, तो कम्युनिकेशन होगा। और उसको अपने फील्ड से मार्केट तक ले जानी है क्रॉप्स, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट होगा। फिर इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, अगर इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है कि हम हमारी पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और उसके बाद भी सरप्लस में प्रोडक्शन बच रहा है, तो वो सरप्लस का जो प्रोडक्शन होगा उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके सेल करेंगे, तो इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत रैपिड रेट से जो है वो इंक्रीज होगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बिहाफ पे, जैसे आप जानते हो कि हम कुछ ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ का आज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जैसे शुगर का ले लो, तो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि शुगर केन की क्रॉप्स अच्छी होती है, यूपी इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आता है, तो वो होता है राइस का ले रहे हैं, जूट का ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, ये जहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वहीं से इनका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है हमारी कंट्री की डिमांड को फुलफिल करने के बाद। तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में या फॉरेन ट्रेड में बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ है जो ओनली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब ये एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बिहाफ से वहाँ से जो अर्निंग हो रही है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है, तो ये हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी के रिजर्व को भी हाई कर लेता है। जो आरबीआई को जो रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उनको मेंटेन करने में एग्रीकल्चर हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड से, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग आ रही है वो फॉरेन एक्सचेंज की आ रही है, फॉरेन करेंसी की आ रही है, तो उससे हम हमारे रिजर्व को भी जनरेट कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं उनके। उसके बाद सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की, टोटल जो फूड ग्रेन की सप्लाई होती है वो एग्रीकल्चर से होती है, तो एटलीस्ट हमारी जो खाने की वांट्स है, हमारे जो खाद्यान्नों की मांग है, एटलीस्ट उसको तो एग्रीकल्चर फुलफिल इजी गोइंग कर रही है। तो ये जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है वो एग्रीकल्चर के बिहाफ पे हो पाती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होती तो आज आपको खाने को अनाज भी नहीं मिल पाता। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, कि पब्लिक की रेवेन्यू का भी ये एक सोर्सेज है, पावरफुल सोर्सेज, क्योंकि जब कभी भी आप लाते हो, ले जाते हो, ऑक्ट्री टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स जो है आपको चुकाने पड़ते हैं माल को लाने से लेकर के ले जाने तक, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम भी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये एक सोर्सेज है गवर्नमेंट की रेवेन्यू को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में बढ़ाने का। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन सीड्स है, तो कॉटन सीड्स से जो थ्रेड बनाया जाएगा वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होता है, कि वो उस थ्रेड को जो है वो एक कच्चे धागे में कन्वर्ट कर देती है, और फिर बहुत सारे कच्चे धागे मिलकर के जो होता है एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स जो होता है यार्न, उसको बनाया जाता है। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनी वो इसी के बिहाफ पर बनी। जैसे एग्रीकल्चर से हमें जो होते हैं छोटे छोटे आपको जो मिलते हैं, वो एग्रीकल्चर का जब क्रॉप्स कट जाता है तो उसके बाद में जो बचता है उससे जो है जानवरों के लिए है वगैरह बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम फूडर्स, तो वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री चल सकती है। और भी ऐसी बहुत सी जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इसके बिहाफ पे सक्सेसफुली हमारी कंट्री में चल सकती है। उसके बाद बेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैं कह रही हूँ रूरल एरिया में मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर बेटर होता है तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, वहाँ सब कुछ भी पॉजिटिव होगा, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, वाटर होगा, इरिगेशन फैसिलिटी होगा, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, तो एटलीस्ट रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। और अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छी कंडीशन में नहीं है या होती नहीं है, तो वहाँ का रूरल एरिया, वहाँ के जो विलेजेस हैं, एटलीस्ट उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर की वजह से आज हमारे गाँव का जो है वो इतना ज़्यादा विकास हो रहा है। उसके बाद है रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, तो आप इस पॉइंट्स को यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो कि एनवायरनमेंट को ये जो है कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता है। ग्रीनरी की वजह से, प्लांटेशन की वजह से जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है एटलीस्ट वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। उसके बाद आता है यूजफुल इन स्पेशल कंडीशन, एग्रीकल्चर जो है वो एक स्पेशल कंडीशन में बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर टाइम आ गया तो इंडस्ट्री पे बम गिरेगा, बट एग्रीकल्चर को इतना इग्नोर कर दिया जाता है।
फॉर एग्जांपल अभी इन रिसेंट टाइम लीजिए कि कोरोना की कंडीशन चल रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद है, बट एग्रीकल्चर चल रही है। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत सी स्पेशल कंडीशन में जब ऐसे चांसेस आ जाते हैं तो एक अर्निंग का स्ट्रॉन्ग जो है वो सोर्सेज है आपका, कि आप खेती करके ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमा लोगे। बहुत सी चीज़ें तो जो होती है कि स्पेशल कंडीशन में बंद हो जाती है, बट एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट या इकोनॉमी में कभी भी लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन नहीं आती है। तो ये हमारी इकोनॉमी के अर्निंग का एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज, और आपकी भी अर्निंग का एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज एग्रीकल्चर हो सकता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन दैट एट द टाइम ऑफ फ्लड के टाइम में भी एग्रीकल्चर जो है बहुत पावरफुल रोल प्ले करती है। अगर आपके यहाँ प्लांटेशन हाई अमाउंट में है तो कहीं ना कहीं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर करके रखेंगे, और कुछ हद तक, देखो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये सब केवल मात्र बुक में पॉइंट्स लिखे होते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमको आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि ये एवरी टाइम ये फ्लड को कंट्रोल ही करे, बट एक रेयर चांसेस में अगर लोअर कैटेगरी का फ्लड आया है तो कुछ हद तक अगर आपकी इकोनॉमी में या उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर हाई अमाउंट में है तो कहीं ना कहीं प्लांट्स की रूट्स जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और हम उसको बचा पाएंगे। जैसे फॉरेस्ट को हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है उससे फ्लड कंट्रोल कर लिया जाता है, तो फॉरेस्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसलिए हम इसको फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो these are the main important points which are related from importance of agriculture in Indian economy। अब आप सभी जानते हो कि एग्रीकल्चर करने से क्या होगा, अर्निंग होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फूड्स जो है वो होंगे, हमारी वांट्स सेटिस्फाई होगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, बेटर कमोडिटीज़ जो है वो हमें खुद को कंजम्पशंस के लिए मिलेगी। कोई स्पेशल कंडीशन आ गई तो भी एग्रीकल्चर जो है एक अर्निंग का पावरफुल सोर्सेज जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है हो सकता है, एनवायरनमेंट को यह प्रोटेक्ट करता है, हमारी फॉरेन अर्निंग करता है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर के भी जो है बेसिक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं।